तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, कोरोना से भी और जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उससे भी। बेवजह इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दूरी बना कर रखें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि हर तरफ से यही सुनने को आता है कि जिसको जो टेस्ट कराता है 10 में से पता चला 5 पॉजिटिव है। हमारी टीम में एक तंसीम हैदर, वो भी पॉजिटिव हो गया अचानक और एकदम बिल्कुल ठीक ठाक। तो कुछ पता नहीं कब कहाँ किसको हो जाए। जो बाकी के हमारे टीम मेंबर थे, चाहे आसिम हो, फिर पंकज हो, अनस हो, श्वेता है, ये सभी अब ठीक हो गए, सिमर है। अब इनमें से ज़्यादातर लोग तो अब वापस भी लौट आए हैं, तो इन लोगों का चेहरा देखकर अच्छा भी लगता है कि चलो सब ठीक है। एक हमारे और पुराने मित्र असाइनमेंट पर अजय, कल रात को मैंने फ़ोन की कि कोई स्टोरी क्राइम की वो बताएंगे, पता चला कि घर पे हैं, पॉजिटिव है। तो आजकल कुछ पता नहीं चलता कि कब कहाँ से क्या खबर आए। तो इसीलिए बार बार कहता हूँ अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसी चोरी की कहानी है जो 30 साल तक दो देशों के बीच दूरियों की वजह बनी। एक ऐसे चोर की कहानी है जिसने जाने अनजाने दो देशों के बीच में दुश्मनी की बुनियाद रख दी। एक ऐसे चोर की कहानी है जिसने दो देशों के रिश्ते को ख़राब कर दिया। ये दोनों देश एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। 30 सालों तक ये सिलसिला चला। और क्यों? क्योंकि एक चोर ने एक चोरी की थी। 30 साल के बाद अभी 26 जनवरी को खबर आई कि पहली बार सऊदी अरब और बैंकॉक, थाईलैंड के बीच में पुराने रिश्ते बहाल हो रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने दौरा किया, प्राइम मिनिस्टर ने, सऊदी अरब का, और उन्होंने कहा कि अब हम उस चोरी और चोर को भुला देते हैं, बहुत हो गया, अब फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। तो शायद ही दुनिया में कोई दूसरी मिसाल होगी जब किसी एक चोर और किसी एक चोरी की वजह से दो देशों के बीच रिश्ते 30 सालों तक खराब रहे। 30 सालों के बाद अब ये रिश्ते दोबारा पटरी पर आ रहे हैं और इत्तेफाक से 2 दिन पहले ही ये रिश्ते पटरी पर आए हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे चोर की कहानी, एक ऐसी चोरी की कहानी जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे कत्ल हुए, 6 लाशें गिरी इसमें, और आज तक पता नहीं कातिल कौन है। पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा हुई, चोर भिक्षु बन गया और दो देशों के रिश्ते 30 साल तक खराब रहे। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने एक वक्त ऐसा आया कि इस चोरी की वजह से अपने यहाँ जो उसके यहाँ काम करते थे थाईलैंड के लोग, करीब उस ज़माने में जब ये चोरी हुई थी 2 लाख थाई सिटीज़न सऊदी अरब में अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। गुस्से में सऊदी अरब ने उन सब का वर्क परमिट जो है, वर्क वीज़ा, परमिट वीज़ा, वो कैंसिल कर दिया और मुश्किल से 10,000 लोग ही रहे। इससे थाईलैंड की इकोनॉमी पे भी असर पड़ा। बहुत सारे फॉरेन करेंसी के रूप में वहाँ लोग पैसे भेजते थे अपने घरों को, बेरोज़गारी भी आई। यहाँ तक कि एम्बेसी में स्टाफ कम कर दिए गए, राजनयिक रिश्ते ही लगभग ख़त्म हो गए थे। तो सोचिए कैसी चोरी होगी। ये चोरी इतिहास में ब्लू डायमंड हीस्ट के नाम से मशहूर है। ब्लू डायमंड हीस्ट, एक 50 कैरेट का ब्लू डायमंड जिसकी कीमत करोड़ों में, अंडे के साइज़ का, अंडे के आकार का ये ब्लू डायमंड। और कहानी ये है कि ब्लू डायमंड कहाँ है इस वक्त, ये भी एक रहस्य आखिर में बताऊंगा। कहानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होती है। सऊदी अरब के उस वक्त प्रिंस हुआ करते थे, 1989 की ये बात है। प्रिंस फैसल बिन फहद, वहाँ के राजा के बेटे। तो प्रिंस फैसल बिन फहद रियाद में अपने महल में रहते थे। वहाँ पे सारे प्रिंसेस जो राजकुमार राजकुमारियाँ, उनका सबके अपने अपने महल हैं। पैसा बेशुमार है, आपको पता है, तेल का पैसा है सऊदी अरब के पास। तो प्रिंस फैसल की कहानी है ये। वो अपने महल में रहते थे और हर प्रिंस और बादशाह की तरह उनके पास भी बहुत सारे ख़जाने थे, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, और वो सारे उनके महल में ही रहते थे। उसी महल में एक नौकर था। उस नौकर का नाम था क्रियांग क्राई टेकामोंग। तो शॉर्ट में क्रियांग क्राई, यही हम पढ़ेंगे इसको। तो क्रियांग क्राई ये एक थाईलैंड का सिटीज़न था, थाईलैंड का नागरिक था। वहाँ लैम्पोंग एक जगह है, वहाँ पे रहता था और करीब 10 सालों से ये रियाद में शाही महल में काम कर रहा था और प्रिंस के, ख़ास तौर पर प्रिंस फैसल बिन फहद का मुलाजिम था।
घर की साफ सफाई, बाकी चीज़ों की देखभाल इसी क्रियांक राय के जिम्मे थी। 1989 की बात है, अक्टूबर नवंबर का महीना था। प्रिंस फैसल बिन फहद अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने सऊदी अरब से बाहर जा रहे थे, यूरोप। ये बात क्रियांक राय को पता थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रूटीन में शामिल थी कि शाही परिवार का कब कौन कहाँ जाता है, कब छुट्टियां मनाता है, कब किस देश में जाता है। इधर क्रियांक राय जो घर में काम करते करते उसने महल में लगभग हर कोने तक उसकी पहुंच थी। उसे पता था कीमती चीज़ें कहाँ हैं, जेवर कहाँ हैं, और उसे ये भी पता था कि इस घर में बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। अब उसे लगा कि बहुत हो गया नौकरी, एक लंबा हाथ मारते हैं और यहाँ से जो भी माल मिलता है लेकर वापस थाईलैंड चलते हैं और बाकी की ज़िंदगी बड़े अच्छे से शाही अंदाज में गुजारेंगे। लेकिन एक डर भी था कि अगर चोरी की और पकड़े गए, वो भी सऊदी अरब में, तो फिर हाथ काटे जाएंगे। अब ये बड़ा रिस्क, लेकिन लालच रिस्क पर हावी हो गया और उसने तय किया कि वो एक लंबा हाथ मारेगा। मौका मिला उसको 1989 सितंबर अक्टूबर नवंबर में। प्रिंस फैसल अपनी परिवार के साथ सऊदी अरब से बाहर निकल गए। अब महल में कोई नहीं, नौकर चाकर है, क्रियांक राय भी है उसमें। अब साफ सफाई के नाम पर वो महल के हर कोने तक पहुंचता था। उसे पता था 3-4 ऐसी अलमारियां हैं जो अक्सर खुली रहती हैं, क्योंकि शाही महल में लोग बिंदास थे कि यहाँ किसी की हिम्मत औकात नहीं कि कोई चोरी करे। कानून वहाँ के बड़े सख्त हैं। और उसे पता था कि जब भी राजकुमार या उनकी वाइफ को कहीं जाना होता था, जेवर वेवर इसी से निकालते थे, तो उसे अंदाज़ा था कीमती जेवर की अलमारियों में। और मौका बड़ा अच्छा मिला। प्रिंस है नहीं, प्रिंसेस है नहीं। एक शाम सारे कर्मचारी काम कर रहे थे और उसके बाद शाम होते होते उनका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। इसने अपने आप को छुपा लिया एक उसी कमरे में जहाँ जेवर रखे हुए। बाकी सफाई कर्मचारी निकल गए, ये कमरे में ही रह गया। इसके बाद इसने अलमारियाँ खोली। उसके बाद अंदाजे से इसने, उसे कुछ पता नहीं था, उसे ये पता था कि सारी कीमती चीज़ें, सारे जेवर निकाल के एक बैग में रखना शुरू किया, 2-3 अलमारियों में, जितने हाथ में इसके आए। बाद में पता चला उसका वेट करीब 30 किलो था, 30 kg। उसे लगा काफ़ी माल है। अब इस माल को छुपाना था, क्योंकि अब महल से लेकर निकलना इतना आसान काम तो है नहीं। तो अब क्या करे, उसने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। वो घर की चूँकि साफ़ सफाई किया करता था, तो डस्टबिन से लेके बाकी सारी चीज़ें होती थी। वॉक्यूम क्लीनर था, उसका बैग था जिसमें रखते थे। उसने सारे जेवर को उठाकर वॉक्यूम क्लीनर और उसके बैग में डाल दिया और उसको ले जाकर एक कोने में छुपा दिया। अब कूड़ा करकट की चीज़ें हैं, शाही परिवार के नखरे वैसे ही होते हैं, कौन उसमें हाथ लगाए, कौन उस तरफ जाए, कौन देखे, और असली मालिक प्रिंस तो है भी नहीं। तो इसने वैक्यूम क्लीनर और उसके सारे बैग और इसी सब सारी चीज़ों में, साफ़ सफाई के काम में जो इस्तेमाल होता था, उसमें सारे जेवर डाल दिए। अब जेवर तो निकाल के चोरी करके एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने रख लिया। अब इसे भेजना है थाईलैंड और सऊदी अरब से। अब ये दूसरी मुश्किल, लेकिन उसने इसका भी तोड़ पहले ही सोच रखा था। उसने प्लान किया था कि ये सारे जेवर वो कार्गो के थ्रू भेजेगा, और कार्गो भी शिप के थ्रू। थाईलैंड और सऊदी अरब के बीच जहाज़ आती जाती है पानी की। तो इसने सारे वॉक्यूम क्लीनर और उसके बैग में ये सारे जेवर भरे, उसके बाद उसे पैक किया और फिर इसको धीरे धीरे करके महल से निकाल दिया। और महल से सफाई की चीज़ें, कूड़ा करकट बाहर जाती थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, उसी में डाल के ये महल से आसानी से बाहर निकल गया। इसके बाद कार्गो ऑफिस पहुंचता है और कार्गो ऑफिस जाकर ये सारी चीज़ें अपना एक पता देता है, और ये पता था लैम्पोंग का, और फीस जमा कर देता है। अब कार्गो इसने कर दिया, वापस महल में आता है। अब इसे खुद बाहर निकलना है। अभी तक किसी को चोरी के बारे में खबर भी नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि प्रिंस घर में है नहीं, प्रिंसेस है नहीं, और वो एक बार आएंगी तो पता चल जाएगा, तो उसके आने से पहले निकलना भी है इसे। कार्गो कर दिया। अब इसे ये भी अंदाज़ा था कि जब ये वहाँ पे पहुँचेगा थाईलैंड में, तो जो कस्टम है, थाई कस्टम, कार्गो चेक करते हैं कि ड्रग्स तो नहीं है, बाकी चीज़ें तो नहीं है। तो बोला ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो इसने उसका भी तोड़ निकाला। इससे पहले ये कई और कार्गो असल में भेज चुका था सऊदी अरब में, चूँकि शाही परिवार में काम करता, बहुत बार तोहफे मिलते थे, खुश होकर प्रिंस दे देते थे, तो ये इनको कार्गो से घर भेजता था। तो उसे आइडिया था, इसीलिए इसने कार्गो का प्लान किया था।
अब ये भी था कि वहाँ पे थाई कस्टम रोकेगा तो पैसे मांगेगा, तो इसे पता था थाई कस्टम करप्शन बहुत है, रिश्वत लेते हैं, और कई बार रिश्वत देके उसने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली। उसने इस सारे कार्गो के साथ जो भेजा इसने वैक्यूम क्लीनर और उसके बैग में जेवर, उसमें इसने एक लिफाफा डाला और उस लिफाफे में एक लेटर और कुछ पैसे डाले, और ये लेटर जो था वो थाई कस्टम के नाम पे था, और उसने लिखा, जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि जो गए थे, कि इसमें कुछ पोर्नोग्राफी की चीज़ें मटेरियल है। अब पोर्नोग्राफी भी एक तरह से वहाँ पे बैंड ही है, तो और कुछ है नहीं, तो प्लीज़ आप जाने देंगे, आपकी मेहरबानी होगी, और ये रहा आपका नजराना। उसमें उसने कुछ पैसे डाल दिए थे, रियाल। थाई कस्टम उसके हिसाब से जो क्रियांक राय ने सोचा था एकदम वही निकले। उन्होंने देखा कि ये क्या वैक्यूम क्लीनर और ये सारी चीज़ें, उन्होंने तलाशी नहीं ली, उनका नजराना भी मिल गया था, लिफाफा पढ़ लिया, पैसे रख लिए, और इसके बाद उसी हिसाब से अब ये, उसे मालूम था इतने दिन में पहुंचेगा, अब ये चुपचाप से सऊदी अरब से निकल लेता है और थाईलैंड पहुंच जाता है। इधर कार्गो किया, इसे मालूम था कार्गो की डिलीवरी किस दिन होगी, और उससे एक दिन पहले ये खुद थाईलैंड पहुंच गया। थाईलैंड जाने के बाद कार्गो से ये सारे माल रिसीव करता है। तब इसे पता चलता है कि ये करीब 30 kg जेवर है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था ये कितना कीमती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है लैम्पोंग। अब वहाँ उसके ये थी कि अब इसको बेचे कैसे, बड़ी मुश्किल है। उसने कुछ छोटे मोटे जौहरियों को पकड़ा, जौहरी भी देखकर जेवर चौंक उठे कि तो बड़ी कीमती चीज़ें हैं, पर उसने थोड़े की पकड़े में ना आए, कुछ चीज़ें बेची, बाकी सब रखे रहा। इसी दौरान में अब जो प्रिंस फहद हैं वो वापस रियाद लौट आते हैं। रियाद आने के बाद अचानक जब उनकी नज़र अलमारी पे पड़ती है तो देखते हैं कि बहुत सारे सोने के जेवर, डायमंड के घड़ियाँ, नेकलेस, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स गायब है। लेकिन शायद उसकी वो फिक्र भी ना करते। उन्होंने अचानक ढूंढना शुरू किया सारी अलमारी में एक और चीज़, और वो नहीं मिली, और वो थी ब्लू डायमंड। एक 50 कैरेट का, अंडे के आकार का एक नायाब हीरा। इन सब की कुल मिलाकर जो कीमत थी उस वक्त $20 मिलियन थी, $20 मिलियन। अब $1 मिलियन मतलब 10 दूनी 20 लाख हो गए। अब 20 लाख को मैं इंडियन करेंसी में करूं तो फिर हिसाब गड़बड़ा जाता है, लेकिन 20 मिलियन, बल्कि डॉलर, 20 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, तो $2 करोड़। तब ये आसान है। अब $2 करोड़ का अभी मैं 75 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो अंदाज़ा लगाइए कितने हो गए। तो $2 करोड़ की कीमत थी उस वक्त, और उसमें सबसे महंगा था ये ब्लू डायमंड। अब जब ये पता चला तो ये हुआ कि कहाँ से चोरी और किसकी हिम्मत। फिर अचानक मुश्किल भी नहीं आई जानने में, पता चला क्रियांक राय गायब है और बिना किसी को बताए हुए। अब उस तिजोरी तक और उन सारे जेवर तक उसी की पहुंच हो सकती थी, इसलिए बड़ी आसानी से पता चल गया कि चोरी इसी ने की है। फ़ौरन सऊदी डिप्लोमेट्स के ज़रिए थाईलैंड की गवर्नमेंट को और पुलिस को कांटेक्ट किया गया शाही महल के ज़रिए, और कहा गया कि शाही महल में चोरी हुई है और हमारा एक मुलाजिम जो नौकर है वो आपके यहाँ का है और वो लेके भागा है। अब जैसे ही थाई गवर्नमेंट और थाई पुलिस को पता चलती है मामला बड़ा था, क्योंकि सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे रिश्ते भी थे, फ़ौरन थाई पुलिस को अलर्ट किया जाता है। एड्रेस वैड्रेस था ही। पुलिस की टीम पहुंच जाती है लैम्पोंग, क्रियांक राय के घर में। इत्तेफाक से घर में था, पुलिस उसे पकड़ती है। घर से बहुत सारे जेवर भी मिल जाते हैं। कुछ जेवर के बारे में उसने बताया कि उसने बेच दिए। फिर उन जौहरी के पास जाया जाता है, उससे भी वो बरामद किया जाता है। लगा मामला सुलट गया। अब इसके बाद थाईलैंड की एक टीम, अच्छा, इसको क्रियांक राय को फिर पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है। अदालत उसे 7 साल कैद की सज़ा सुना देती है। उधर सज़ा होती है, इधर सारे सामान बटोर कर थाई गवर्नमेंट अपने ख़ास लोगों के ज़रिए उन्हें रियाद भेजती है और कहती है कि ये आपके प्रिंस का जो सारा सामान है
ये आप रख लीजिए। अब प्रिंस उन सारे सामानों को चेक करते हैं उनके घर वाले। पहली चीज़ जो नज़र पड़ती है, जो ढूंढ रहे थे, वो उसमें था ही नहीं, वो था ब्लू डायमंड, वो गायब। दूसरा, जब उन्होंने देखा बाकी चीज़ें तो वो हैरान रह गए। उसमें से 80% जेवर ज्वेलरी जो वापस भेजी थी थाई गवर्नमेंट ने, वो नकली थी। अब बड़ा अजीब कि ये क्या हुआ, शिकायत गई फिर थाईलैंड। अब थाईलैंड सरकार ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम जांच करते हैं। इसी दौरान थाईलैंड मीडिया में, कुछ न्यूज़पेपर में ये सारी खबरें आ चुकी थी पहले ही कि एक शाही महल में चोरी है वो। तो वहाँ की मीडिया ने कुछ अखबारों में खबरें और तस्वीरें छाप दी। थाईलैंड की, बैंकॉक की के कुछ बड़े आला सीनियर पुलिस अफसर और वहाँ के गवर्नमेंट के आला अफसर, उनकी कुछ पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में उनकी पत्नियाँ, उनकी जो फीमेल सारी मेंबर, उनकी तस्वीरें छपी और उन सब के किसी के गले में शानदार हार, किसी के हाथ में ब्रेसलेट, कंगन। और पता चला कि जो चोरी हुआ था सब कुछ, वो सेम यही है जो ये लोग पहने हुए हैं। अब ये फिर ये तो बात आई कि बैंकॉक में, थाईलैंड में भी शाही रूल है, वहाँ पे शाही परिवार है, तो उसके कुछ शाही परिवार ने भी ये सारी चीज़ें पहन रखी थी। अब ये बड़ी बेइज्जती की बात हो गई कि सऊदी अरब से चोरी हुआ और नकली माल भेज दिया, असली यहाँ पुलिस वाले पहन रहे और ये पहन रहे। सऊदी अरब को बहुत गुस्सा आया, प्रिंस फैसल फहद को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद यहीं से रिश्ते ख़राब शुरू हुए। कहा कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपने चोर भी पकड़ लिया, लेकिन माल आपने नकली भेजा, ब्लू डायमंड आप हमें दे नहीं रहे हो। और कहते हैं कि वो ब्लू डायमंड शायद बैंकॉक की रॉयल फैमिली ने अपने पास रख लिया लालच में। तो अब सऊदी अरब नाराज़, यहीं से रिश्ते ख़राब होने शुरू हुए। सऊदी अरब ने सबसे पहले अपने वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उनको कम करना शुरू कर दिया, बुलाया, और सऊदी अरब से भी उनके डिप्लोमेट्स को बोला कि आप निकलिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रहिए। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे, करीब उस वक्त 2 लाख थाई नागरिक सऊदी अरब में। उन्होंने कहा कि आप इन सब का वर्क परमिट जो वीज़ा है इसको कैंसिल कीजिए, और उनमें से 1,90,000 को वापस भेज दिया, सिर्फ 10,000 ही रहे। इससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ा थाईलैंड के। धीरे धीरे रिश्ते ऐसे ख़राब हुए कि दोनों के जो राजनयिक संबंध थे वही लगभग ख़त्म हो गए। नो बिज़नेस, नो बातचीत, किसी उस पर नहीं। और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो प्रिंस फैसल, उन्होंने कहा कि जो चीटिंग करे, बेईमानी करे, अमानत में ख़यानत करे, ऐसे देश के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो ये सिलसिला चला। अब इधर ये हुआ कि असली माल मिल नहीं रहा है, ब्लू डायमंड का पता नहीं है, क्या किया जाए। तो बैंकॉक में सऊदी एम्बेसी के डिप्लोमेट को कहा गया कि आप लोग इस बारे में इंक्वायरी कीजिए। अब वहाँ पे इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के दौरान 2 डिप्लोमेट जो वीज़ा सेक्शन में काम करते थे बैंकॉक में, सऊदी अरब के, एक दिन वो दोनों अपनी इंक्वायरी के सिलसिले में ही बाहर निकले और दोनों गाड़ी में जा रहे थे। जब वो गाड़ी में जा रहे थे तभी अचानक बैंकॉक की सड़क पर उनकी गाड़ी को रोका जाता है और कुछ हमलावर आते हैं, गन निकालते हैं और दोनों को शूट कर देते हैं। ये पहला 2 कत्ल था। इसके बाद जिसके यहाँ ये मिलने जा रहे थे, ये दोनों सऊदी अरब के जो डिप्लोमेट थे, राजनयिक थे, वो गनमैन फिर वहाँ पहुँचते हैं और जिससे ये दोनों मुलाकात करने जा रहे थे वो भी शायद इसी केस पे काम कर रहा था, उसको भी गोली मार देते हैं। तो एक दिन में ये 3 कत्ल हुआ। अब इस 3 कत्ल को लेकर तमाम सवाल उठे। पता चला कि ये तीनों कत्ल उसी ब्लू डायमंड की चोरी से जुड़े हुए हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन और जाँच ये लोग कर रहे थे। जब ये 3 कत्ल हुआ तो बात सऊदी अरब तक पहुँची। फिर सऊदी अरब ने इसको बहुत सीरियसली लिया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। और ये बात फरवरी 1990 की है, जब ये जो वीज़ा सेक्शन के ऑफिशियल थे, इन दोनों को जब मारा गया और फिर उनके जिससे मिलने जा रहे थे उनको मारा गया। तो जब ये 3 कत्ल हुआ, इसको लेके सारा हंगामा हुआ, सऊदी अरब और ज़्यादा नाराज़ हुआ। इसके बाद सऊदी अरब ने एक रॉयल फैमिली के उनके बड़े क्लोज दोस्त और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सऊदी के, मोहम्मद अल रुवाइली, तो मोहम्मद अल रुवाइली को भेजा कि तुम जाकर इस पूरे मामले की जांच करो और पता करो कि ये 3 कत्ल का तार क्या वो सारे जो ब्लू डायमंड की चोरी है उससे जुड़े हुए हैं, और वहाँ के पुलिस वाले और गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास, उनकी पत्नियों के पास ये सारे जेवर कहाँ से आए। तो मोहम्मद अल रुवाइली को अब भेजा जाता है बैंकॉक मामले की जांच करने के लिए। मोहम्मद अल रुवाइली बैंकॉक पहुँचते हैं, 3 दिन तक वो जांच करते हैं। इसके बाद एक चौथे दिन मोहम्मद अल रुवाइली अचानक गायब। कोई
कांटेक्ट नहीं हो रहा है, एम्बेसी भी परेशान, फिर सऊदी अरब खबर जाती है, अब उन्हें ढूंढा जाता है, थाई गवर्नमेंट को कहा जाता है ढूंढने में मदद करो, लेकिन मोहम्मद अल रुवैली का कोई पता नहीं चलता। आज 2022 हो गए, करीब 30 साल, मोहम्मद अल रुवैली का ना तो पता चला ना उनकी लाश मिली, पर माना यही गया कि उनको भी मार दिया गया, और इसी लॉबी ने मारा जो है इस ब्लू डायमंड की चोरी के साथ जांच वांच में लगे हुए थे। तो अब मोहम्मद अल रुवैली भी गायब, और यही माना गया कि वो मर गए। तो एक तरह से चौथा कत्ल था। अब इसके बाद सऊदी अरब को और गुस्सा आया, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन के साथ साथ रॉयल फैमिली के बड़े क्लोज थे मोहम्मद अल रुवैली। अब इसके बाद फिर थाईलैंड को लगा कि मामला बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं, जांच करते हैं। तो उन्होंने जांच वांच की। जांच के बाद जो एक पुलिस अफसर हैं वहाँ के, जो मेन इसको दिया गया आईओ थे, वो उनसे कहा गया कि तुम पता करो। इस दौरान में ये जेल में था क्रियांक्राई, उससे पूछताछ की गई। फिर उसके ज़रिए पता किया गया और कौन कौन से जौहरी हैं जिन्होंने जेवर खरीदे थे। तो पता चला कि बैंकॉक में का एक बड़ा जौहरी था जिसने कुछ जेवर खरीदे, और हो सकता है ब्लू डायमंड उसके पास हो। ये थाई गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी। तो वहाँ के जो पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा कि जाकर उस जौहरी को उठाओ और पता करो कि वो कौन है, और उससे सामान बरामद करो। लेकिन 1994 जुलाई की बात है, जिस जौहरी के बारे में क्रियांक्राई ने बताया था और जो पुलिस को पता चला, बैंकॉक की सड़क पर एक जगह पर उस जौहरी के बेटे और बीवी की लाश मर्सिडीज कार में मिलती है। तो जहां से एक और क्लू और सुराग मिल सकता था उस ब्लू डायमंड का, जो पुलिस वहां तक पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही उस जौहरी की पत्नी और बेटे की लाश मिली मर्सिडीज कार में। ये छठा कत्ल और छठी रहस्यमय मौत थी इस चोरी से जुड़ी हुई। अब जब इन दोनों की लाश मिली तो शुरू में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि इन दोनों को ट्रक ने टक्कर मार दी और एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन फिर पोस्टमार्टम हुआ और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला नहीं, इन दोनों को मारने के बाद कार में बिठाया गया था। तो इस पूरी रिपोर्ट और जांच को लेकर उस वक्त के जो पुलिस चीफ इंचार्ज थे, जो इस पूरी ब्लू डायमंड की चोरी की जांच कर रहे थे, मिस्टर चैलोर कैथडेस, इनके ऊपर फिर उंगली उठी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद कहा गया कि ये इस साजिश में शामिल हैं और इस कत्ल में भी शामिल है। अब सवाल ये है कि क्यों कत्ल किया गया, कौन से राज को छुपाया जा रहा है। तो इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई इस पुलिस चीफ को, और 20 साल ये जेल में रहे। 20 साल के बाद जेल से बाहर आए। लेकिन फिर भी न 6 कत्ल का राज खुला, न ब्लू डायमंड कहाँ ये पता चला। लेकिन जो छन छन कर और सारी कहानियाँ बाहर आई वो कुछ यूँ थी। कहानी ये थी कि क्रियांक्राई ने जो अपने घर पहुंचा, जेवर बेचने में उसे दिक्कत आ रही थी, छोटे मोटे जौहरियों को पकड़ रहा था, कुछ जौहरियों को बेचा। जौहरियों को समझ में आ गया कि ये बहुत कहीं सही जगह से लेकर आया है। उन्होंने बात इधर उधर आगे बढ़ाई। इस दौरान में सऊदी अरब ने कांटेक्ट किया, वहाँ की थाई पुलिस वहाँ पहुँची। थाई पुलिस ने ज़्यादातर जेवर बरामद कर लिए और जो जौहरी थे उनसे भी बरामद कर लिए। लेकिन वो कीमती जेवर देखकर उनकी नीयत बेईमान हो गई। और फिर ये बात, चूँकि सऊदी अरब के शाही महल से जुड़ा हुआ था, बैंकॉक के शाही परिवार तक पहुँची। कहते हैं वहाँ की जो महिलाएं थे शाही परिवार की, उनको भी वो जेवर बड़े पसंद आए। उनमें से ज़्यादातर उन्होंने कुछ रख लिए। ब्लू डायमंड भी उसी बैंकॉक के शाही परिवार के पास रह गया। और जो बाकी कुछ थे, जो बड़े बड़े उस वक्त पुलिस टीम इस काम पे लगी हुई थी, अपनी अपनी बीवियों को खुश करने के लिए उन्होंने उसे दे दिया। और उसके बाद जब ये मामला बढ़ा और कहा गया कि भैया ऐसे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो फिर वैसे ही जेवर की कॉपी की गई, नकल बनाया गया जौहरियों से, उन्हीं से पकड़ के। और सऊदी अरब को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जो जेवर थे सारे वो भेज दिए गए। उनमें से 80% नकली निकले और ब्लू डायमंड का कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में वक्त बीता, दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए। न ब्लू डायमंड मिला, ना असली जेवर मिले। पुलिस अफसर एक जेल में ज़रूर गया, 6 कत्ल हो गए। 2016 में अचानक क्रियांक्राई को अपने ऊपर पछतावा होता है और कहता है कि जो उसने चोरी की उसकी वजह से कई जाने गई, उसकी अपनी भी इज्जत चली गई और उसने अच्छा नहीं किया, उसका मन बदला
और उसने कहा कि अब उसकी सज़ा ये है कि अब वो जब तक जिएगा एक भिक्षु की ज़िंदगी जिएगा। और उसके बाद उसने बाकायदा भिक्षु जो बनने की पूरी रस्में थी उस रस्मों को निभाया किया और 2016 में क्रियांक राय एक भिक्षु बन गया। आज भी वो लैम्पोंग जगह में है, उसका एक परिवार है और कहता है कि अब उसने अपना नाम भी बदल लिया और कहता है पुरानी यादों से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई उसके बारे में बात करता तो उसे तकलीफ़ होती है। छोटी मोटी जो भी उसको काम मिल जाता है, खेती बाड़ी मजदूरी सामान ढोना, वो करता है, अपने परिवार का पेट पालता है और कहता है मैं इसमें खुश हूँ जितना भी कमा रहा हूँ और वो जो मैंने किया था वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर उसका कहना है कि वो सारे जेवर मुझसे पुलिस ने ले लिए थे और जो जौहरियों को बेचा था वहाँ से भी बरामद हो गए थे, लेकिन वो जेवर कैसे बदला, किसने बदला, कहाँ गया, ब्लू डायमंड कहाँ गया, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। उसे तो ये था कि शुरू में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो पहले एक हफ्ते तक उसे नींद नहीं आती थी, उसे डर लगता था कि पुलिस वाले उसकी जान ले लेंगे, उसे मार देंगे ताकि कोई और कहानी बताए और सब कुछ उसके ऊपर डाल दें। लेकिन खैर वो बच गया। लेकिन ये जो जुर्म उसने किया था उसका पछतावा उसे हमेशा रहेगा और इसीलिए अब अपनी पूरी ज़िंदगी वो एक भिक्षु की तरह जिएगा। लेकिन फिर भिक्षु बनने के बाद उसने अपने घर का भी, उसने कहा परिवार को ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा। तो आज भी है वो और इसी जगह पर है और एक गुमनाम ज़िंदगी जी रहा है। 30 साल के बाद अभी 26 जनवरी को यानी कि 2 दिन पहले थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचते हैं रियाद और वहाँ शाही परिवार से मिलते हैं और उसके बाद दोनों देश ये कहते हैं कि चलो अब ये ब्लू डायमंड और वो 30 किलो जेवर, इन बातों को भूलते हैं, फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। उस चोरी को भी भूलते हैं, उस चोर को भी भूलते हैं और इसके बाद 2 दिन पहले अब दोनों देशों के बीच में एक नए रिश्ते की फिर से शुरुआत हुई है। तो एक चोर और एक चोरी ने 30 साल तक 2 देशों को दूर रखा, अब वो दोनों देश नज़दीक आ गए। ये थी कहानी ब्लू डायमंड की। ब्लू डायमंड हीस्ट के नाम से मशहूर है ये। तो कहानी में इतना ही है बात का सिलसिला। आयुषी और पिंकी दोनों टीन हैं, जुड़वा बहनें हैं। आज इन दोनों का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे आयुषी एंड पिंकी। सुंदर यादव जी ने भेजा है। इसके अलावा कनीज़ फातिमा है, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कनीज़ फातिमा, कतर से भेजा है और यूनुस साहब ने, इनकी बिटियाँ हैं। वैष्णवी चौहान है, इनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे वैष्णवी। और कैलाश राणा मोनू ने भेजा है। इसके अलावा नागेन छेत्री, इनका भी जन्मदिन है, नाथुला से हैं ये। हैप्पी बर्थडे नागेन। और इनके भाई हैं निगम छेत्री, उन्होंने भेजा है। परमिंदर सिंह जी और ये रोपर से हैं और इनका कहना है कि इनकी बिटिया हुई है जिसका नाम इन्होंने बेबी परिनास कौर रखा है। तो बहुत बहुत बधाई, ऊपर वाला लंबी उम्र दे, आप लोग अच्छे रहें। इसके अलावा नरेंद्र मकवाना और ज्योत्सना मकवाना, इनकी एनिवर्सरी है, दोनों अमरेली से हैं तो आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पूजा काटकर और अंकुश काटकर, इनकी भी एनिवर्सरी है, इनकी भी शादी हुई, दोनों खुश हैं, आप दोनों अच्छे रहें। और इन्होंने एक कहानी लिखी है अंकुश काटकर ने, मुझे लगता है कि आपको सुना ही देना चाहिए, इन्होंने खुद कहा है। इनका कहना है कि शादी से पहले जो अब इनकी बीवी हैं तब उस वक्त नहीं थी तो इनको 2000 रुपये की ज़रूरत थी तो इन्होंने पूजा से 2000 रुपये मांगे, पूजा ने इनको दे दिए। अब उसने ये नहीं बताया कि उसने कहाँ से दिए, बाद में पता चला कि पूजा ने ATM से निकाल कर दिए। अब घर वालों को पता चला तो घर वालों ने कहा ये पैसे कम है, 2000 तुमने निकाले। तो उसने कहा किसके लिए निकाले, उसने बताया नहीं तो घर वाले गुस्सा हुए, बल्कि उसने बताया कि इसके लिए निकाले तो घर वालों ने FIR भी कर दी जाकर पुलिस में कि मेरी बेटी से शायद पैसा लिया है। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे हालात बने कि दोनों की शादी हो गई और अब दोनों खुश हैं। तो अच्छी कहानी है। सतीश जी हैं जयपुर से और ये इराक और लीबिया और उसके बाद इनकी फैमिली का क्या क्या हुआ सुनना चाहते हैं और मैंने सतीश जी कहानी में सुना रखी है, इसी में कहीं आपको मिल जाएगी। नहीं सुनाई तो ज़रूर फिर सुनाऊंगा। दीपक रुपेरी जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, बिहार से हैं, कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ और पक्का बिहारी हूँ। विश्रांत सिंह हैं, इन्होंने एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा हेमन गर्ग हैं भटिंडा से। सलमान सैयद हैं और बेंगलोर से और इन्होंने लिखा है कि कुछ एक कहानी की बात की है इन्होंने। हाँ, बांग्लादेश एक्ट्रेस की इन्होंने कहा कि कहानी सुना दी, मधुबाला और कुछ कहानियाँ हैं तो उसकी भी बारी जल्दी आ जाएगी। मयंक वानसिया हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा अर्जित तिवारी हैं और लव यू अर्जित, थैंक यू, आपने जो मेल लिखा। और स्टूडेंट्स हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो भी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा, जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, जो इस वक्त बिहार में और यूपी के कुछ जगहों पे रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर
मैं पूरी तरह से उनकी इन मांगों को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चों की नौकरी जो है उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अर्जित तिवारी इन्होंने मेल लिखा है, थैंक यू एंड लव यू अर्जित आपके मेल के लिए और इस स्टूडेंट्स आंदोलन के लिए। मैं जो भी उनकी मांग है वाकई मैं उनसे सहमत हूँ, सपोर्ट में हूँ और मांग होनी चाहिए, क्योंकि किसी का फ्यूचर ख़राब नहीं होना चाहिए और रेलवे और सरकार को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। रोहन लाड है, इसके अलावा रंजीत सिंह SDO हैं रिटायर्ड फतेहाबाद से, आपको भी सर थैंक यू वेरी मच आपके मेल के लिए जो आपने लिखा है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कतर गैस के बारे में भी इन्होंने बताया, जो कल की कहानी सुनाई थी मैंने उसके बारे में। इसके अलावा सौरांश आनंद है, बल्कि सौरभ आनंद हैं, हुसैन सैफ हैं और प्रेरणा राव हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया और आपकी जो कहानी की फरमाइश है वो भी जल्दी बारी बारी पूरी करूँगा। तो आज कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के थैंक यू वेरी मच।